नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों सेना की साइबर सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगने की आशंका जताई जा रही है। देश की सुरक्षा से जुड़े इस मामले की जांच जारी है। इस मामले को लेकर रक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि ये सेंध सेना के कुछ अधिकारियों के द्वारा लगाई गई है। इस मामले में अधिकारियों के द्वारा व्हाट्सएप ऐप के जरिए अहम जानकारियां लीक करने की बात सामने आई है। जरा सोचिए दोस्तों, ये वो सेना के अधिकारी हैं जो कि देश सेवा के लिए शपथ लेते हैं और उसके बाद इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं, बर्दाश्त के लायक नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने कुछ सैन्य अधिकारियों के द्वारा साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करने में उन पर संदेह जताया है। वहीं इस मामले में जासूसी के तार पड़ोसी देश से जुड़े होने का शक है। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल डिफेंस सोर्सेज कहते हैं कि सैन्य और खुफिया एजेंसियों ने कुछ सैन्य अधिकारियों के द्वारा साइबर सुरक्षा उल्लंघन का पता लगाया है। इसके लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनके जरिए साइबर सुरक्षा के उल्लंघन की सूचना मिली है। इस मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन बता दें कि सैन्य अधिकारियों से जुड़े जासूसी के मामले में कड़ाई से निपटा जाएगा। दोस्तों हालांकि सैन्य अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते वक्त नियमों और आचार संहिता का पालन करने के निर्देश समय समय पर दिए जाते हैं, ताकि वो पड़ोसी देशों के साजिश का शिकार न बने। पूरा मामला सरकारी गोपनीयता कानून के दायरे में आता है। इसमें दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सेना के सूत्रों ने यह भी कहा है कि मामले की संवेदनशीलता व जांच को देखते हुए किसी तरीके की अटकलें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मामले की जांच पर असर पड़ सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार मिलिट्री ऑपरेशंस के अगले डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। कटियार जी 1 मई को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वे वर्तमान में 1 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है। ये एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ आक्रामक अभियानों की जिम्मेदारी संभालती है। कुमार जी को उनके कुशल सैन्य प्रशासन और सफल रणनीतियों के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों अमेरिका अब एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण प्रणालियों पर रोक लगा सकता है, यानी कि इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि भारत भी एसैट पर काफी तरक्की हासिल कर चुका है और इसका सफल परीक्षण भी कर चुका है, ताकि अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स को मार गिराया जा सके। लेकिन अब अमेरिका को इसका खतरा खुद लगने लगा है, वो भी चाइना से। इसीलिए अब वो एक बड़ा फैसला ले रहा है, जिसमें कि इस तरीके के सैटेलाइट परीक्षण यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण नहीं किए जाएंगे। दोस्तों अमेरिका को इस बात का अच्छा खासा डर सता रहा है कि चीन जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष की तकनीक का इस्तेमाल करके अमेरिकी रडारों और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों को जाम कर सकता है। और इस बारे में जानकारी अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दी है और एक रिपोर्ट जमा की है। और इस रिपोर्ट के सामने आते ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने घोषणा की है कि अमेरिका अब सैटेलाइट रोधी मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण पर रोक लगा रहा है। वो खुद भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, बाकी देश भी इस मानक का पालन करेंगे। दरअसल दोस्तों इस क्षेत्र में रशिया और चीन महारत हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा रशिया ने सोवियत युग के एक खराब सैटेलाइट को पिछले साल नवंबर में मिसाइल दागकर मार गिराया था, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि चीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। हालांकि ये बात ऑफिशियली सामने नहीं आ रही अमेरिका की तरफ से, मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि डर जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको चीन और रशिया का है, लेकिन जो स्टेटमेंट है कमला हैरिस का, उससे आप पता लगा सकते हैं कि अपने बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उन्होंने दिखाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में किसी वस्तु पर सीधा निशाना लगाने वाले एसैट मिसाइल परीक्षण करने से अंतरिक्ष में मलबा अधिक बढ़ेगा और इस तरीके के परीक्षण पर रोक लगाने से पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात सैटेलाइट्स भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसके पीछे का रीजन आपने जान लिया, क्यों उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षणों पर रोक लगाई है। और यही वजह है कि अमेरिका सीधे तौर पर अब धमकी तो नहीं देता है, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि कोई भी देश परीक्षण नहीं करेगा और भारत को भी शायद इस दायरे में लाया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो है कि भारत ने अपने आप को सही समय पर प्रूफ कर दिया। अगर कल को भविष्य में कोई खतरा होता है अंतरिक्ष से, तो दुश्मन के सैटेलाइट्स को सीधा धरती से एसैट के जरिए खत्म किया जा सकता है। दोस्तों डीआरडीओ अब पूरी तरह से तैयारी कर रहा है अपने फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि फूफा की। कहा जा रहा है कि अब इसका नोजल और एयर इनटेक प्रपोल्शन सिस्टम का अध्ययन चल रहा है, जिसमें कि नोजल के अलग अलग डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन होंगे और सभी कॉन्फ़िगरेशन का एक एनालिसिस किया जाएगा। और यही नहीं, इसके एक्टिव और पैसिव मेथड्स का भी अध्ययन किया जाएगा, ताकि इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम किया जा सके, वो भी लॉक ऑन रेंज में। और इसमें लगे इंजन की क्षमता का भी अध्ययन किया जाएगा। और फूफा प्रोजेक्ट में आईआईटी कानपुर इसके इनटेक और नोजल का डिजाइन और उसका एनालिसिस कर रही है।
दोस्तों, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जी के साथ मुलाकात की है। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि इस दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने और दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर चर्चा हुई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों पर भी चर्चा हुई। बता दें कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में मजबूती भी मिली है। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के रक्षा बलों के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल को औपचारिक रूप से तटीय रडार प्रणाली सौंपी थी और उन्होंने इसे भारत की सागर और पड़ोस पहले की नीति का बेहतरीन उदाहरण बताया था। ये प्रणाली मालदीव और पूरे क्षेत्र के लिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान देगी। दोस्तों, डीआरडीओ के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है फिक्स्ड विंग यूएवी की खरीद के लिए, जिसमें कि इसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भी शामिल है और इन यूएवी का इस्तेमाल डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, ये जो फिक्स विंग वाले यूएवी होंगे, इन पर डीआरडीओ अपने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से हमला करेगा और उसका परीक्षण करेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो फिक्स विंग यूएवी है, इनका विंग स्पैन 2.5 मीटर का होना चाहिए और इनकी लंबाई 1.5 मीटर की और इनमें बीसीसी का आईसी इंजन लगा होना चाहिए। साथ ही ये फिक्स विंग यूएवी 100 मीटर से कम के रनवे से भी टेक ऑफ करने में सक्षम होने चाहिए। कहा जा रहा है कि इनका इंड्योरेंस टाइम कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए। दरअसल डीआरडीओ को 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से $100 मिलियन की राशि मिली थी, जिसके तहत डीआरडीओ 100 किलोवाट के सिस्टम को तैयार कर रहा है, जो कि डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेल गन एरे होगा और इसे भूमि, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि एचएएल का रुद्रा हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के मार्केट को हथिया सकता है। दरअसल भारतीय वायुसेना रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर की 48 यूनिटें खरीद सकती है, जिसका इस्तेमाल वे हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में करेंगे। वहीं अब डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रुद्रा अब ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की तुलना में। बता दें कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना करीबन 300 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को आने वाले समय में शामिल करेगी। वहीं जो रुद्रा हेलीकॉप्टर है वो एक आम वर्जन है, यानी कि हथियार वाला वर्जन है ध्रुव का। इसके लिए पायलट्स को अतिरिक्त ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं खुद एचएएल ने कहा है कि एक एलसीएच की कीमत 125 करोड़ रुपए प्रति यूनिट होगी जब ये फुल स्केल प्रोडक्शन में प्रवेश करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी कीमत और ज्यादा होगी, जिसमें कि इसके स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स को भी जोड़ा जाए तो। रक्षा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत को अपनी सबसोनिक और सुपरसोनिक एयर लॉन्च और ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइलों को तेजी से खरीदना भी होगा और इनका विकास भी करना होगा। हालांकि SU-30 MKI में ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन लगा हुआ है, तो वहीं राफेल के पास स्कैल्प एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल लगी है। लेकिन भारत के पास एक बड़ी सेना है और भारत को 2 फ्रंट का खतरा भी है। ऐसे में भारत को तेजी से इस पर ध्यान देना होगा। बता दें कि एक प्रोजेक्ट के तहत जिसमें कि 500 किलोमीटर रेंज वाली पर्ले न्यू जनरेशन शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका टेस्ट दिसंबर 2021 में किया गया था। लेकिन इसके अभी और टेस्ट और यूजर ट्रायल किए जाने बाकी हैं, जिन्हें तेजी से करना होगा ताकि इसे समय से पहले शामिल किया जा सके। भले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान राज को लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी हो, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए ये तालिबानी एक भस्मासुर बन गए हैं और तालिबान का पूरा संरक्षण है तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को, जो लगातार पाकिस्तानी सेना के जवानों की हत्या कर रही है। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करके अफगानिस्तान में छिप जा रहे हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान ने पहली बार एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसने 50 लोगों की जान ले ली और अब दोनों देशों के बीच में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि 14 अप्रैल को अफगानिस्तान की तालिबानी सेना ने 35 राउंड गोले दागे थे पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर और भीषण गोलाबारी की और यह हमला 6 घंटे तक चला और इसी के जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। एक और विवाद जो इन दोनों देशों के बीच में है वो है डूरन लाइन। दरअसल 2700 किलोमीटर की ये जो डूरन लाइन है उसे अफगानिस्तान के तालिबानी मान्यता नहीं देते हैं और टीटीपी इसका हमेशा विरोध ही करता रहता है। और यही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी जो अफगान की सरकारी थी उन्होंने भी डूरन लाइन को नहीं माना था। वहीं जब पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगा रहा था तब तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के प्रयास को विफल कर दिया और अब कहा जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर दोनों देशों के बीच में जंग होती हुई दिखाई दे रही है और पाकिस्तानी वायुसेना के एक्शन से वैसे भी तालिबान भड़का हुआ है और अब तालिबान ने दक्षिणी वजीरिस्तान में एक दीवार को बनाना शुरू कर दिया है ताकि अंगोर अड्डा बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाए, जो कि व्यापार का एक बड़ा हब है। तालिबान ने पाकिस्तानी राजदूत को तलब करके अपना विरोध भी जताया है। यानी कि दोस्तों अब एक भीषण और भयंकर
मोड़ पर खड़ा हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संबंध। इसलिए पाकिस्तान आने वाले समय में आप देखना कई हिस्सों में टूटेगा भी और बहुत बड़ा नुकसान इसको उठाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान दोस्तों हमें भूलना नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान पाकिस्तान तो बहुत बोलते हैं, लेकिन ये हमारी ज़मीन थी और ये हमारा हिस्सा था जिसे ज़बरदस्ती हमसे छीना गया है। वो ज़मीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। आज नहीं तो कल वो वापस भारत में मिलेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।